हेलो एवरीवन, वेलकम टू विधान क्लासेस। मैं गणेश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विधान क्लासेस पर स्वागत करता हूं और हम अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर, संविधान की मूल संरचना। संविधान की मूल संरचना। देखिए, ये शब्द आपको बार बार मैंने अभी तक बताया होगा कि मूल संरचना के बाहर है। तो आज इसको समझने की जो आप बारी आई है वह है कि मूल संरचना आखिर क्या है, मतलब कैसे मूल संरचना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वह है संविधान की मूल संरचना। अब सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है, इसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आपको पॉइंट रखना है वह है कि मूल संरचना का संविधान में क्या है, कहीं भी उल्लेख नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो आपको ये याद रखना है कि मूल संरचना का संविधान में कहीं भी उल्लेख क्या है, नहीं है। मतलब यह एक प्रोसेस है जो संविधान के द्वारा बाद में अपनाई गई है, लेकिन पहले मूल संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। अब आवश्यकता ये है कि मूल संरचना है, इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, मतलब कि इसकी आवश्यकता क्या है और मूल संरचना क्या है, इसके बारे में भी प्रश्न है। तो मूल संरचना की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी, मतलब मूल संरचना की जो आवश्यकता है वह हमें संविधान के लागू होने के 1-2 वर्ष बाद ही पड़ गई। 1 वर्ष बाद, मतलब जब संविधान लागू हुए, जब उसके जस्ट 1 वर्ष बाद ही हमें मूल संरचना की आवश्यकता क्या हुई, पड़ गई। जिसके अंतर्गत मतलब जैसे जब संविधान लागू हुआ उसके 1 साल बाद एक प्रश्न आया सामने कि मतलब संसद जो है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है या नहीं। मतलब 368 के तहत मूल अधिकार, क्या 368 के तहत मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है या नहीं। इसी मूल संरचना की आवश्यकता का सबसे पहले कारण यही था कि मतलब प्रश्न उठा कि संसद जो 368 के तहत है वह मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि इसका निर्णय शंकरी प्रसाद मामले, इसमें क्या होगा, इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया कि चूंकि मूल अधिकारों में पहले ही एक संपत्ति के अधिकार की कटौती हो चुकी थी, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटाया जा चुका था। तो शंकरी प्रसाद मामले 1951 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया कि जो संसद है वो मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है और इसको कम कर सकती है या वापस कर सकती है। तो उन्होंने क्या किया कि मूल अधिकारों में जो है वो संसद संशोधन कर सकती है और इसे कम कर सकती है। और अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 याद कीजिए, मैंने आपको बताया था, तो मतलब इसके पहले के लेक्चर में आप याद करेंगे। तो आर्टिकल 13 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह जो आर्टिकल 13 जो कहता है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित जो मतलब मौलिक अधिकारों को कम करने से यदि कोई कानून आता है तो उसे शून्य घोषित किया जाएगा। यही कहता है आर्टिकल 13, शून्य घोषित, कि मतलब आर्टिकल 13 कहता है कि यदि मौलिक अधिकारों को कम करने या सीमित करने से संबंधित कोई विधि या कानून आता है तो उसे क्या किया जाएगा, शून्य घोषित किया जाएगा। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि यह जो है ये आर्टिकल 13 यह सामान्य विधि के लिए है, मतलब सामान्य
कानून के लिए है, सामान्य कानून या विधि के लिए है, और यह मूल अधिकार जो है यह विधि से ऊपर है। तो इस कारण से संसद इस मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद जो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसके आगे की घटना क्या हुई। तो इसके बाद गोलकनाथ मामले 1967। इसके बाद फिर दूसरा एक और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले 1967 में एक निर्णय दिया। उसने कहा कि जो शंकर जी प्रसाद मामले में उन्होंने जो निर्णय दिया था उसको उन्होंने क्या कर दिया, इस मामले में बदल दिया, और 17वें संविधान संशोधन, संसद ने जो 17वां इसके पहले जो संसद ने 17वां संविधान संशोधन लागू किया था, जो किससे संबंधित था कि मतलब 9वीं अनुसूची में, क्या 9वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में जो सम्मिलित जो क्षेत्र थे उनमें राज्यों को कुछ अधिकार दिए गए थे। क्या किए गए थे, राज्यों को के अधिकार को मतलब बढ़ाया गया था, अधिकार को बढ़ाया गया था। तो इस मामले में गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, क्या गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकार जो है वह, मूल अधिकार क्या है, अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय और असामान्य है, असामान्य है, और संसद इनमें किसी भी प्रकार का ना तो परिवर्तन कर सकती है और ना ही कटौती कर सकती है। मतलब संसद ना तो परिवर्तन और ना ही कटौती कर सकती है। तो यह सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय गोलकनाथ मामले में दिया। अब जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया तो क्या किया, संसद ने 24वां संविधान संशोधन पारित कर दिया। वो तो अब संसद और सर्वोच्च न्यायालय आमने सामने है, तो उन्होंने क्या किया कि 24वां संविधान संशोधन पारित कर दिया। तो अब हम देखते हैं 24वां संविधान संशोधन। जी, तो अब हमें पढ़ना है कि संसद ने क्या किया। मैंने आपको बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम मामले में इस क्या कर दिया, संविधान के वो संसद के मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति को छीन लिया। तो संसद ने क्या किया कि 24वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन 1971 क्या कर दिया, पारित कर दिया। अब मतलब सर्वोच्च न्यायालय और संसद बिल्कुल आमने सामने है। तो इन्होंने क्या किया, 24वां संविधान संशोधन पारित कर दिया गया और इसमें कहा गया कि संसद को यह शक्ति है कि वह मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है या कम कर सकती है। ठीक है, तो संसद को यह शक्ति है कि वह मौलिक अधिकारों को सीमित या कम आराम से कर सकती है। मतलब संसद को यह शक्ति है कि वह मौलिक अधिकारों को सीमित या कम कर सकती है। अब
सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया कि इस संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उन्होंने क्या किया कि केशवानंद भारती मामला 1973, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया कि फिर से अपना निर्णय दिया केशवानंद भारती मामले में 1973 में। उन्होंने यह तो मान लिया कि संसद को यह मतलब उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि संसद को यह अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों को कम या सीमित कर सकती है। मतलब उन्होंने यह मान लिया कि मौलिक अधिकारों को संसद को यह अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों को कम या सीमित कर सकती है। परंतु उन्होंने इसी के साथ एक नया सिद्धांत दे दिया इसी मामले में, मूल संरचना का सिद्धांत। किसका? मूल संरचना का सिद्धांत। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप संसद को यह मतलब यदि वह संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत है तो आप इसे 368 के तहत संविधान संशोधन के तहत इसमें संशोधन क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यह उन्होंने मूल संरचना का सिद्धांत दिया। अब चूंकि संसद और सर्वोच्च न्यायालय आमने सामने है तो फिर से सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? 39वां संविधान संशोधन 1975 लागू कर दिया। तो अब हम उसको देखते हैं। तो अब संसद ने क्या किया कि 39वां संविधान संशोधन 1975 क्या किया? लागू कर दिया कि मतलब 1975। अब चूंकि यह इंदिरा जी का शासनकाल है तो उन्होंने वो तो आयरन लेडी थी, तो उन्होंने क्या कर दिया? 39वां संविधान संशोधन पारित कर दिया, जिसमें क्या किया गया? इस मूल संरचना के सिद्धांत को चुनौती दी गई। मूल संरचना के सिद्धांत को किसमें? इंदिरा नेहरू केस, इंदिरा नेहरू केस, इसमें क्या की गई? चुनौती की गई। अब इस केस में क्या हुआ था? इस केस में हुआ कि इन्होंने संसद ने कहा कि प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष, कौन? लोकसभा अध्यक्ष, इनसे संबंधित जो चुनावी विवाद है, मतलब प्रधानमंत्री के चुनाव से संबंधित विवाद और लोकसभा अध्यक्ष के से संबंधित चुनावी विवाद। तो संसद ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि इनसे संबंधित जो चुनावी विवाद हैं इनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी, मतलब इन्हें न्यायालय के सामने नहीं रखा जाएगा। यदि कोई विवाद आता है तो उसे न्यायालय के सामने नहीं रखा जाएगा। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? उनके इस निर्णय को अमान्य घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसले को क्या कर दिया? अमान्य घोषित कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उन्होंने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसमें न्यायिक समीक्षा का प्रावधान नहीं है। और न्यायिक समीक्षा क्या है? यह संविधान की मूल संरचना का अंग है, इस कारण से यह मूल संरचना पर चोट करता है, इसलिए आपका यह निर्णय स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद हम इसकी प्रतिक्रिया में संसद ने फिर से कौन सा 42वां संविधान संशोधन
पारित कर दिया। तो अब हम उसे देखते हैं। तो संसद ने क्या किया कि 42वां संविधान संशोधन पारित कर दिया और कहा कि संसद जो है वह 368 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है, सीमित कर सकती है और वापस ले सकती है, चाहे वह मौलिक अधिकारों में संशोधन किसी भी प्रकार से किया गया हो। तो उन्होंने क्या कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में, संसद जो है तो मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। और संसद की उन्होंने कहा कि मतलब यह संशोधन चाहे किसी भी प्रकार से किया गया हो। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि संसद की जो शक्ति है वह अपार है, उसकी कोई भी सीमा नहीं है। और इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि संसद की कोई भी सीमा नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स मामले 1980, सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में संसद के इस प्रावधान को भी क्या कर दिया, अमान्य कर दिया। संसद के इस प्रावधान को भी अमान्य कर दिया, क्योंकि यह क्या करता था, मूल संरचना पर चोट करता था। मूल संरचना पर चोट। तो यह क्या करता था कि संविधान ने इस सर्वोच्च न्यायालय ने इसे भी अमान्य कर दिया, क्योंकि यह मूल संरचना पर क्या करता था, चोट करता था। फिर बामन राव मामले, इसके आगे क्या होगा कि बामन राव मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस जो मूल संरचना का सिद्धांत है, मूल संरचना का सिद्धांत पूर्ण रूप से इसे मतलब मूल संरचना का सिद्धांत बनाया। और उन्होंने कहा कि 1973 के किससे, 1973 की केशवानंद भारती मामले, केशवानंद भारती मामले, इसी से यह मूल संरचना का सिद्धांत क्या होगा, लागू होगा। कि मतलब केशवानंद भारती मामले 1973 से मूल संरचना का सिद्धांत लागू होगा, यानी आप संविधान के मूल संरचना के सिद्धांतों में परिवर्तन किसी भी 368 के अंतर्गत भी नहीं कर सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार से मूल संरचना के सिद्धांतों में क्या कर सकते हैं, आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। अब थोड़ी सी हम मूल संरचना देख लेते हैं कि मूल संरचना के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत आते हैं। तो मैं उनमें से आपको कुछ बता दूंगा, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ यहाँ पर बता देता हूं कि कौन कौन से हैं वो। तो उन्हें देखते हैं हम। तो सबसे पहले जो मूल संरचना का सिद्धांत आता है, जैसे भारत की एकता और अखंडता, एकता और अखंडता, इसमें आप किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च नहीं, स्वतंत्र न्यायपालिका
पालिका। ठीक है, इसमें आप किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते हैं। निष्पक्ष चुनाव, निष्पक्ष चुनाव। भारत का संघीय रूप, भारत का संघीय स्वरूप। ठीक है, और संसदीय व्यवस्था कि मतलब हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है तो आप उसे ही परिवर्तित कर दें। ठीक है, 368 के अंतर्गत आप उसे भी परिवर्तित कर दें। तो आप ये आपको याद रखना है कि ये कुछ है और भी बाकी है, तो वो आप देख लेना। ठीक है, तो यह क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिए हैं और बाकी आप एम लक्ष्मीकांत सर की बुक से देख सकते हैं। ठीक है, तो यह था आज का हमारा लेक्चर। आशा करता हूं कि मूल संरचना का जो आपको लेक्चर है वो पूरी तरह से समझ में आया होगा और आप इसे मतलब ऐसे ही सीक्वेंस वाइज याद रखना कि केस कब हुआ, पहले केस क्या हुआ, फिर संसद ने उसके प्रतिक्रिया में कौन सा संविधान संशोधन लागू किया, फिर केस कैसे हुआ। ऐसे में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आप ऐसे ही याद रखना। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गुड डे, टेक केयर।